सॉरी यार, वो थोड़ा लेट होने के लिए, तबीयत ख़राब है तो मैंने कहा थोड़ा कावा वगैरह पिए इसलिए, तो अब थोड़ा सा हिम्मत आई। अच्छा भाई देखो, एसी का मामला ये है कि कल हुआ ये था कि जो उसने आके बताया ना कि ठंडी हवा बाहर जाती थी, गर्म अंदर आती थी, तो हमने फिर उसको बोला कि भाई इसका हिसाब किताब सही करो। कंप्रेसर जो बनाने के गया था ना, वो बेवकूफ़ कंप्रेसर उल्टा लगा के आ गया, तो आउटर अंदर आ रहा था, तो मतलब जो ठंडी हवा अंदर आनी चाहिए वो बाहर जा रही थी। तो मैंने उसको बोला भाई एसी उल्टा लगा देता, फिर खैर वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अब वो सही हो जाएगा। तो मतलब देखें, ये भी एक्सपीरियंस है कि आपने जगह सही रखनी है। चलें, हाँ बिल्कुल, ओके चलें। अच्छा, मैंने एक सवाल दिया था, पहले तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात बताओ, कितने लोगों ने वो डिविडेंड वाला भंड मारा था वर्क बैक करते हुए कि डिविडेंड जो है लेस हुआ था, वापस जाने के लिए ऐड करना था? ये कितने लोगों ने नहीं किया था? हाँ जी, सही हो गया था सवाल, पक्का? वाह यार, यहाँ पे देखो इतने सारे बच्चे हैं। ओके, पर बाद में तो क्लियर हो गया ना। चलें, ओके, यानी आपको ये गेम समझ आ गई कि उसको हैंडल कैसे करना है। चलें, आज आप अपने पास हेडिंग डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली ये भी एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, पर बड़ा तुम्हारे लेवल पे आके एक एक करके समझना होगा। मुझे एक बात बताओ, गुडविल जब हम अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं तो गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती, क्योंकि मुझे पता नहीं है कब ख़त्म होगी, मुझे पता नहीं है कि कब, पर हो सकता है कि एक वक्त ऐसा है कि नाम खराब हो जाए तो उससे गुडविल की वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक, आप ये नहीं असरटेन कर सकते कि आपकी गुडविल कितने टाइम चलेगी, पर हाँ ऑल ऑफ अ सडन आपको ये पता लग सकता है कि नाम खराब हो गया, तो उस वक्त आपकी वो जो गुडविल की वैल्यू है वो इम्पेयर हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि मैं लाइफ असरटेन नहीं कर सकता, बट हाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके अगर कंपनी का नाम खराब हो जाए तो उस वक्त इस इंटेंजिबल के अंदर क्या आ जाएगी? इम्पेयरमेंट। तो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो हम दो चीज़ों को अलग रखते हैं, अमोर्टाइजेशन एक अलग चीज़ है, इम्पेयरमेंट एक। इम्पेयरमेंट आती है अपार्ट फ्रॉम यूजेज से, अपार्ट फ्रॉम, यूजुअली कोई एसेट इम्पेयर होता है तो उसकी इम्पेयरमेंट इंडिकेशन होती है कि डैमेज हो गया, उसके कैश फ्लोस कम हो गए। सेम इज द केस विद सब्सिडरी। ये गुडविल थी किसकी? सब्सिडरी की। तो अगर सब्सिडरी का नाम खराब हो जाए और सब्सिडरी अब सही कमाए नहीं, तो उसके आने वाले फ्यूचर कैश फ्लोस, तो जब आने वाले फ्यूचर कैश फ्लोस कम हो जाएंगे तो क्या मैंने जो गुडविल के पैसे पे किए थे, क्या वो मैं रिकवर कर पाऊंगा या वो इम्पेयर हो जाएंगे? वो इम्पेयर हो जाएंगे। तो वो अभी मुझे पूरा केस डेवलप करना है तुम्हारे लिए। मैं सिंपल भी कह सकता था कि ये कर लेना, बट हम पूरा सिनेरियो बनाते हैं कि गुडविल असल में इम्पेयरमेंट के लिए कैसे टेस्ट की जाती है। क्लियर है? तो हमने बेसिक बात, कोई सवाल? ओके, हाँ, अब वो कैसे होगा वो अभी दिखाते हैं, वो भी करके देखते हैं। सही है, ओके। सब्सिडरी के, यस, सब्सिडरी की सेल्स का कम होना, सब्सिडरी का लॉसेस में जाना, इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर कि वो कंपनी की गुडविल अब खत्म होने वाली है। तो फिर भी हमें चेक करना होता है कि वाकई में खत्म हुई है या नहीं हुई है, तो वो अभी सीखते हैं हम। चलें एक एक करके, मुझे बात बताएं, आप लोगों ने ये सीखा है कि जब भी आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उसके नेट एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें एसेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज़ भी होती है, पहले चेक लगा दिया। अच्छा, पर मुझे बताओ उस एसेट्स और उस लायबिलिटी के अंदर क्या गुडविल होती है? थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस के साथ आज बात करेंगे। जब मैं किसी सब्सिडरी को खरीद रहा हूँ तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ में गुडविल का इम्पैक्ट शामिल, वो तो मैं अलग से पे करता हूँ और कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है मैंने, सब्सिडरी के नेट एसेट्स में गुडविल होती है, तो जवाब क्या है? नहीं सर, कोई गुडविल नहीं होती है। चलें, हमने कहा ये भी बात समझ आती है।
इसको हमने ये कर लिया नो। अच्छा, क्या इन्वेस्टमेंट के अंदर गुडविल होती है? अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं जब मैं इन्वेस्टमेंट को हटाता हूँ तो उसके असल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के साथ साथ जो मैंने ऊपर पे किया हुआ होता है वो भी मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब्सिडरी की अपनी किताबों में उसकी गुडविल नहीं होती क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी, पर आप ग्रुप में इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट में होती है, आप उसको ओवर एंड अबव रिकॉर्ड करते हैं। एग्रीड? चलें, हमने कहा IS 36 ये कहता है कि आपको अपनी गुडविल के लिए इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। सो IS 36 तो हमने किया था, पर वो बचपन इस बचपन से थोड़ा सा एडवांस है। सही है जी, आए देखते हैं। मैंने कहा सर अगर हम सिर्फ ये सीखने के लिए तुम्हें बताऊं मैं कि मैंने एक कंपनी को एक्वायर किया, उस दिन उस कंपनी का शेयर कैपिटल है 10,000 और रिटेन अर्निंग है 20,000, कुल मिला के नेट एसेट्स की, अच्छा जल्दी बताओ क्या इसके अंदर गुडविल है? नहीं है, उसकी बुक्स में नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, लेट से प्लांट की, चाहिए, और अजम्पशन ली मैंने कि वो है ये 35,000 आ गया। कौन सी डेट पे? अच्छा, अब ज़रा इधर देखें, हमने निकाली गुडविल, हमने कंसिडरेशन रखी। अच्छा, अब एक एक करके बताएंगे। जो मेरी कंसिडरेशन है मतलब पेरेंट की, वो पेरेंट की कंसिडरेशन में उसके एसेट्स भी हैं, उसकी लायबिलिटीज़ भी हैं और गुडविल भी है। सही है, तो हम यही देख रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बाद जो ऊपर पे किया वो गुडविल, तो वो इन्वेस्टमेंट में है और कंसोलिडेटेड बुक्स में भी आएगा। चलें, हमने कहा अजम्पशन है कितनी आ गई? ये 7,000 की आ गई गुडविल। डे वन पे जब आप लोगों ने कंसोलिडेशन की थी तो आप लोगों ने क्या किया था? उसके एसेट चिपकाए, लायबिलिटीज़ लेके आए, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी की क्योंकि आपको महंगा मिला था, कोई ऑफ द बुक इंटेंजिबल होंगे और सही गुडविल रिकॉर्ड कर ली कि इसके ऊपर ये था कि इन्वेस्टमेंट को हटा के असल चीज़ें ले आया। अच्छा, फिर रिपोर्टिंग पे जाके फिर यही काम होता है, पर वो प्रॉफिट के साथ, तो एसेट्स में उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ जाता है। चलें, ये भी बात हमने रिकॉल कर ली। अब हमने कहा कि मैं आ गया ऐड, मैंने कहा जानी शेयर कैपिटल आ गया 10,000। अच्छा, रिटेन अर्निंग की वजह हमें पता लगा कि यार जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया वो कंपनी आ गई लॉस में। अब लॉस कुछ ऐसा कि उसने 3,000 रुपये का लॉस मार दिया, 3,000 रुपये का लॉस मार दिया, तो ये कुल मिला के 17,000। सही है, कुल मिला के। अच्छा, ये 27,000 रिपोर्टिंग डेट की बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस है। इसके अंदर फिर वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट शामिल, जबकि मेरी इन्वेस्टमेंट में थी, तो मैं हटा के जब लाऊंगा तो आफ्टर डेप्रिसिएशन। एग्रीड? चलें, हमने कहा इसकी अज्यूम करें लाइफ है 10 साल, ये आ गया 4,500, ये कितना हो गया? अच्छा, आप अगर देखें 3,500, सर लॉस तो 3,000 का था, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है। अच्छा, अब समझने के लिए और भी एक हाई लेवल बात करूंगा। मैं अगर तुमसे ये कहूं एड रिपोर्टिंग, मैं सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंसोलिडेट करूंगा, हाँ या नहीं? जो कि ये है,
कोई भी इधर उधर हो, कंफ्यूजन हो, हाथ के हाथ पूछना। कॉन्सेप्ट टेक्निकली मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं परसेंटेज लगा के निकल जाता, पर जब वादा किया तो किया है। इधर 27,000 रुपये के सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसकी किताबों के हिसाब से, कि मैंने इन्वेस्टमेंट को हटाया, असल एसेट्स और लायबिलिटीज़ ले आया। फिर मुझे याद आएगा मेरी इन्वेस्टमेंट में 5,000 भी था जो मैंने ज़्यादा पे किए थे, उसको भी आफ्टर डेप्रिसिएशन लेके आऊँगा। तो मैंने कहा सर इसको भी आपने इसमें क्या करना था, ऐड करना था, जो हम करते भी हैं। अच्छा, मज़े की बात, इस नेट एसेट्स के अंदर गुडविल नहीं है, वो भी आप ही लाते हैं अलग से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने जो अब तक अकाउंटिंग की थी वो ऐसे की थी, उसके गिवन एसेट्स और लायबिलिटीज, मेरे ऊपर के एसेट्स और गुडविल। यानी आपसे ये पूछा जाए रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरी कंसोलिडेटेड बुक्स में आपके पास कितने पे आती है, आप बोलोगे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, गुडविल, इन सब का मिक्सचर मेरे रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद होता है। वो मेरी इन्वेस्टमेंट की अक्कासी है। एट कौन सी डेट, रिपोर्टिंग डेट। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है, बेसिक बात। चलें, तो मैंने कहा सर आप ये कहें ना, आप ये कहें कि आपके नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट यही है, एसेट्स और लायबिलिटीज को जब लाओगे तो अल्लाह की कसम यही आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने गुडविल भी रिकॉर्ड की, कितने की, ये कितना हो गया 38। अच्छा, अब एक फिर टेक्निकल बात करता हूँ, अल्लाह करे समझ आ जाए तुम्हें। जब मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था तो इस कंपनी के अंदर इस 35,000 में गुडविल शामिल थी, नहीं शामिल थी। अच्छा, ऑनलाइन वालों पहले आप यहाँ तक अफर्मेशन दे दो, यहाँ तक आप साथ हैं। इस 35,000 में गुडविल शामिल, पर हाँ ओवर एंड अबव शामिल थी, तो आपने डे 1 पे कंसोलिडेट किया था। अच्छा, और मैं एक और बात मज़े की बताऊं, जब आप यहाँ से यहाँ आए, लॉस बुक किया, तो आपके नेट एसेट्स जो है ना ये 31,500, इसमें सब्सिडरी का इंकर्ड लॉस बुक हो चुका है, और वो आप उसका इम्पैक्ट ले चुके हैं। क्योंकि जब आपने, जैसे आपको एग्जांपल दी थी ना मैंने, जब आप कंपनी खरीदते हैं अगर वो कमाती है तो उसके एसेट्स ऊपर जाते हैं। अब जब लॉस किया है तो आप देखें ना, 35,000 की कंसोलिडेशन की थी डे 1 पे, अब कितने पे आ गए, 31,500 के उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज। किसके, कौन सी बुक्स में, कंसोलिडेटेड बुक्स में, और वो भी लॉस के साथ, और गुडविल अपनी जगह। तो हमने ये कहा 31,500 में लॉस का इंपैक्ट आ चुका और ये ओवर एंड अबव है। अच्छा, हमने कहा यार कुल मिला के जो मेरे ग्रुप में सब्सिडरी के एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उसकी वैल्यूएशन अब ग्रुप में 38,500 पे आ चुकी है, पर गुडविल अपनी जगह है। गुडविल तो लॉस कहाँ गया, एडजस्ट हो गया, पार्क भी हो गया। अल्लाह की कसम मैं ग्रुप रिजर्व में ले भी जाऊंगा, यहाँ पे लॉस बुक हुआ, इक्विटी कम हो गई, ऊपर एसेट्स कम हो गए। तो क्या अगर मैं हाई लेवल बात करूं, क्या मैं ये कह सकता हूं जब मैंने ये ग्रुप बनाया था तो मेरी जेब से इस ग्रुप में 42,000 लगे थे, जिसमें 7,000 गुडविल के थे। अब वही 42,000 की असल औकात, गुडविल इज इंटैक्ट, गुडविल अपनी, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, सारे सवाल खुद ही हल हो जाएंगे। पहले बताओ यहाँ तक कोई मसले वाली बात, सिंपल। कोई आपसे पूछे सब्सिडी ने जो लॉसेस किए हैं क्या वो ग्रुप अकाउंट्स में आप एडजस्ट कर चुके हैं, यस। क्योंकि देखो आपने जब इन्वेस्टमेंट को हटाया, असल एसेट्स और लायबिलिटीज लाए तो वो कम आए, तो बैलेंस शीट आउट हो गई, नहीं, लॉस बुक किया है। क्योंकि देखो 100 रुपये की चीज़ हटा के 100 की लानी थी ना, 100 की हटा के 80 की ला रहे हो, 20 का लॉस हो गया, तो वो लॉस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट। तो पहली चीज़ तो हमने ये सीखी, जब आपने ग्रुप बनाया तो ग्रुप के बनाते वक्त आपकी जेब से ग्रुप बनाने के लिए 42,000 लगे थे, जिसमें 7,000 की गुडविल थी, 35,000 के नेट एसेट्स थे।
मैंने कहा यही नेट एसेट्स की वैल्यू 31,000, तो अब मैंने फिर 42,000 हटाया तो चीजें कम की लाया, तो मुझे पता लगा ना ग्रुप ने वैल्यू गवा दी, ग्रुप ने वैल्यू, पर सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट अभी भी 42 पे, सेपरेट बुक्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट 42 पे। अभी उस पर आते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड की। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब तुमने कंसोलिडेशन की उसमें वो लॉस कैप्चर कौन सी बुक्स में, कंसोलिडेटेड बुक्स में वो लॉस कैप्चर, क्या हम ये सिंपल कहें आपकी इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड बुक्स में ट्रू डिपिक्टेड वैल्यू पे आ गई विद ऑल द लॉस जो कि हो चुका है, एग्रीड। गुडविल अभी भी वही है। अच्छा यहां तक कोई मसला, पक्की बात है, ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्मेशन करो, सिर्फ इस बात तक कोई मसला, ये बात समझ आती है तो फिर एक और इसमें बात डाली जाए, जल्दी बताओ। सब्सिडरी की बुक्स में जो लॉस है वो 3,500 का, क्योंकि आपने जब ग्रुप बनाया था, देखो ग्रुप उसकी बुक्स में तो 3,000 का बुक हुआ, पर आपने जब ग्रुप बनाया तो एक चीज आपने महंगी खरीदी थी, नहीं सब सेपरेट बुक्स में तो 3 का लॉस है, पर मैं कह रहा हूं ग्रुप ने कितने का लॉस कर लिया टोटल, क्योंकि आप बोलो ना मेरी इन्वेस्टमेंट 42,000 की रिफ्लेक्शन थी, क्या अब वो 42,000 की वैल्यू रखते हैं या लॉस हो रहा है, तो वो लॉस हो रहा है तो मतलब जो एसेट्स जो इन्वेस्टमेंट के अंदर छुपे हुए थे वो वैल्यू, तो जब मैंने वापस लेके आया तो कम वैल्यू पे आया, तो नीचे लॉस भी बुक कर लिया, तो बैलेंस शीट बराबर है। अब तक गुडविल अपनी जगह है, एग्री, आगे। अब मुझे IAS 36 एंटर हो गया, IAS 36 ये कह रहा है भाईजान हेलो ये इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है, आपकी सब्सिडरी क्या कर रही है, तो ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई कोर्स कि मैं पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट, यानी जब सब्सिडरी की बात करता हूँ ना वो सिंगल एसेट नहीं है, पूरी कंपनी है, तो वो कहता है पूरी कंपनी के कैश फ्लो बनाओ कि पूरी कंपनी कितना फ्यूचर में तुम्हें कमा के दे सकती है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू लो, तो देखो तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट क्या आती है। या तो एक तो वैल्यू इन यूज हो गई कि मैं सब्सिडरी को चलाता रहूं तो कितने कमाऊंगा, और सब्सिडरी को बेच दूं फेयर वैल्यू लेस, एग्रीड। ये चीज करने पे मैं मजबूर क्यों हुआ, इंडिकेटर, इंडिकेटर। अच्छा जो लॉस होना था वो तो कैप्चर हो गया, अब हम देख रहे हैं क्या ऐसा तो कोई चीज नहीं है कि मार्केट में इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो, क्योंकि अगर मैं पीपी को डेप्रिशिएट कर रहा होता हूँ वो कैरिंग अमाउंट पे तो होता है, पर उसकी रिकवरेबल अमाउंट हो सकता है उससे भी, तो दिस इज वाई मैं अब जाके इसकी इम्पेयरमेंट असेसमेंट करूंगा, पर क्या सब्सिडरी की एक एसेट की या पूरी सब्सिडरी की। अच्छा अब हमने अज्यूम किया कि हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है, हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो टेक्निकली आ रही है 35,000 रुपये की, या हम इसको 34,000 कर लेते हैं, सही है। यानी अब रिकवरेबल मैंने हायर ऑफ है, या तो मैंने ये वैल्यू यूज निकाली है या तो फेयर वैल्यू लेस विच एवर इज हायर पे ये आ गया। अच्छा यार अब हम कह रहे हैं यार ग्रुप में लॉस तो ऑलरेडी बुक हो चुका है और मजीद वैल्यू इसकी, यानी मतलब मेरे एसेट्स अभी ओवर स्टेटेड हैं, कहाँ पे, ग्रुप में, किसके एसेट्स, वेरी गुड, सब्सिडरी के। अच्छा आप मुझे एक बात बताते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 4,500। मेरे एसेट्स ओवर स्टेटेड हैं कितने से, अच्छा अब स्टैंडर्ड पता है क्या कहता है, ये जो आपकी वैल्यू में कमी आई है ना, सबसे पहले तो आपका नाम चला गया, यही तो गुडविल इंपेयर हुई है, सबसे पहले गुडविल को आओ गई, पहले बताओ लॉजिक समझ आई कि किस तरीके से हम किसी कंपनी की गुडविल की इंपेयरमेंट निकालते हैं। क्योंकि देखो कोई आपसे पूछे यार इस कंपनी के इतने सारे एसेट से कौन सा इंपेयर हुआ, सबसे पहले नाम ही होगा, सबसे पहले। मैंने कहा अच्छा इसके अलावा भी अगर होता तो फिर अलग अलग एसेट्स पे कहानी जाती, अलग अलग, ये तुम सीए फाइनल में सीखोगे कि अलग अलग एसेट्स पे जाती तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सब पे एलोकेट होती, बट अभी हमें सीखना था गुडविल की हद तक,
जब जाएगी ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट रखूँ 25,000 रुपये, तो लॉस कितना आता? 13,500। 13,500 में से 7,500 तो पूरी गुडविल गई, कितना बचा? तो अब ये मार्केट के लोग जो इस कंपनी को वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब है उसके एसेट्स को वैल्यू नहीं दे रहे, हमने उन एसेट्स को ओवर स्टेट किया हुआ है, तो फिर उन एसेट्स के ऊपर अलग 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 क्या होती है? क्योंकि एज इफ कि आप एक कार को देख रहे हैं, बोल रहे हैं यार इसकी ये वैल्यू नहीं है, तो वो पूरी कार इंपेयर्ड है ना, तो आप उसको असाइन करेंगे अलग अलग वैल्यूज। बात समझ आ रही है? तो ये तो एक सब्सिडरी है। तो मैंने कहा अब तुम बताओगे मुझे सब्सिडरी बिफोर इंपेयरमेंट टेस्टिंग कितने पे मौजूद है? 38,500 पे। एग्रीड? मैंने कहा 38,500 इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग गुडविल। आ गए ग्रुप में। फिर मुझे IAS 36 कह रहा है देयर इज एन इम्पेयरमेंट इंडिकेटर, यू नीड टू टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट। अच्छा, क्या मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए किसी एक एसेट को देखूं, पूरी सब्सिडरी को? मैंने नेट एसेट्स रखे, गुडविल अलग से ऐड की क्योंकि ग्रुप के अंदर गुडविल भी थी। अब मैं देख रहा हूं पूरा जितना मेरे पास रिकॉर्डेड है उसकी रिकवरी कितनी है? 34,000। कितनी कम है? अब मैंने आपसे पूछा कौन सा एसेट इंपेयर हुआ है, सबसे पहले तो वही गई। अच्छा, मैंने कहा जब नाम खत्म हो जाएगा फिर एसेट्स पे आएंगे, क्योंकि देखो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई भी इदारा हो, अगर डैमेज आता है तो सबसे पहले नाम जाता है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो हमने नाम के पैसे पे किए थे पहले तो उसको उड़ा दो, अब वो हमारे पास नहीं बचा। अच्छा, उसके बाद भी अगर लॉस है, क्योंकि अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 7,000 की गुडविल में से 4,500 निकाल दूँ तो 2,500 बच गया, यानी लोग अभी भी गुडविल के 2,500 देने को तैयार हैं। बात समझ आई कि उसके नेट एसेट्स के बावजूद भी 2,500 देने को। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वो भी खत्म हो जाए तो फिर गुडविल के कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर एसेट्स तक कहानी जाती है। बट अगेन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू दी गुडविल, बस, क्योंकि वो ना आपसे पूछेगा ना आपके कोर्स का पार्ट है, मैंने सिर्फ आपको सिखा दिया। हाँ टेक्निकली, पर आपको बताऊं एग्जामिनर कैसे लिख के देता है, तो मैं सिखाता हूं। इधर देखते हैं, पहले एक काम करते हो, 4,500 को 7,000 से डिवाइड कराओ प्लीज। एग्जामिनर ये लिख के देगा गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय, पर ये मैं बोलता पहले तो तुम्हें बात नहीं समझ आती, पर अब तुम्हें बात समझ आ रही है। यानी अब मैं तुम्हें बोलूं कि गुडविल निकल गई, वो अपनी जगह है, तो पहले थोड़ा सा फिनोमेना बनाते हैं, अगर लिखे नहीं हम फिर से बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं नेट एसेट्स और सब्सिडरी बनाता हूँ, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, रिपोर्टिंग डेट पे आपस की सेल की सोचें सारी वही अपनी जगह। फिर मैं निकालता हूँ गुडविल, फिर वहाँ सोचता हूँ फुल गुडविल है या एक गुडविल आ गई, वहाँ तक तो वही है। अगर तुम्हें एग्जामिनर कहे, नीचे लिखा हुआ है कि गुडविल हैज़ बिन इम्पेयर्ड बाय 64%, तो वो जो अमाउंट दी हुई है उसके ऊपर 64% चिपकाना, गुडविल को कम कर देना। अब सीखना तो ये है यहाँ पे जो मैं सिखाने लगा हूँ, सर ग्रुप रिजर्व डेबिट कितने से, क्योंकि एक आपका एसेट अभी 4,500 से ज़्यादा है ना, आपने कम किया तो गुडविल तो कम हो गई, तो उसका लॉस भी तो बुक करो। ये लॉस सेपरेट बुक्स में मौजूद, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो उसको ओवर एंड अबव रिकॉर्ड करते हैं और टेस्ट भी आप ही कर रहे हैं इम्पेयरमेंट के लिए। तो जब मैंने ऊपर से गुडविल को गिरा दिया तो नीचे लॉस भी बुक करो। अच्छा, व्हाट इफ फुल गुडविल होती, व्हाट इफ, अभी देखें मैंने अज्यूम किया कि ये कौन सी है, क्योंकि 100% ओन था, मैं अजम्पशन के लिए ताकि इजी हो जाए, मैंने कहा अगर होती, मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकल है ये, गुडविल तो पूरी जाती 4,000, पर इसके दो लॉसेस होते हैं। वेरी गुड, एनसीआई और रेशियो के अंदर, इसके रेशियो में
अच्छा लॉस अभी भी बुक हो रहा है, लॉस अभी भी बुक हो रहा है, बट कितने लोगों को? यार लॉजिक भी है, आपने जो फुल गुडविल में गुडविल निकाली थी वो कितने लोगों की थी? अब जो इम्पेयर हो रही है वो भी, ये तो गलत बात है कि दोनों की गुडविल इम्पेयर हो रही है, लॉस एक को दे रहे हो। तो अगर गुडविल दोनों की रिकॉर्ड हुई थी तो आपने चॉइस के तौर पे उसको ऑप्ट किया था कि कितने लोगों की गुडविल है। तो अब जब गुडविल तबाह हुई है तो यानी एक प्रिंसिपल बनाते हैं, गुडविल तो रिड्यूस होगी होगी, लॉस देखना है कि सिर्फ पेरेंट को देना है। अच्छा अगर होती पार्शियल गुडविल तो क्या कोई परसेंटेज लगती है? जो है वो है, जो है वो है, दैट्स इट। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो मैंने सिर्फ अभी मेहनत जो इस पर की है वो ये समझाने के लिए कि बैक एंड के ऊपर गुडविल की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती कैसे है। क्लियर है जी? नहीं है, नहीं तो गुडविल को क्या करेंगे? अमोटाइज तो होती नहीं। आप लेट आए ना, तो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? गुडविल अमोटाइज क्यों नहीं होती? हमें क्या पता नाम कब खराब होगा, बट हाँ एक इवेंट की वजह से हो सकता है, तो वही तो किया है। सही है, तो वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका था जी। इंटेंजिबल है, अभी बताइए ना आपको। देखो गुडविल की इंटेंजिबल अमाउंट क्या मैंने अलग से एक एसेट की निकाली है पूरे सब्सिडरी की? गुडविल की अलग से तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो मैंने आपके सामने देखें यही तो सिखाया कि मैंने क्या गुडविल की रिकवरेबल अमाउंट निकाली है या पूरी सब्सिडरी की? अब पूरी सब्सिडरी की वैल्यू मुझे कम मिल रही है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज को गुडविल को मिला दूं तो वो पूरे पैसे रिकवर। तो यानी अभी अगर मैं देखूं, इधर देख के बताना है आप लोगों ने, अभी अगर मैं देखूं मेरी किताबों के अंदर बिफोर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग 38,500 के एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्डेड होंगे, जिसमें इंकर्ड लॉस ऑलरेडी शामिल है इंक्लूडिंग गुडविल। फिर इम्पेयरमेंट इंडिकेटर आया, मैंने मार्केट में रिसर्च की, मुझे पता लगा अब लोग कितने देने को तैयार हैं। तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट तो कितने की इम्पेयरमेंट आ रही है? पर अभी भी बताऊं, अभी भी लोग गुडविल के देने को तैयार हैं 2,500 रुपये। तो पहले तो आपकी गुडविल होएगी ना, यानी कोई भी बिजनेस देख लो, अगर तबाह होता है सबसे पहले नाम खराब होता है, तो पहले उसको आएंगे और उसके बाद अगर लॉस हुआ तो फिर एसेट्स पे एलोकेट होगा। पर हमारे कोर्स में मैंने आपको क्या बताया, ऐसा कोई गेम ही नहीं है। जब से ये फाइनल में आओगे वो इम्पेयरमेंट के साथ ना कंसोलिडेशन मिला देता है, वो बोलता है रिपोर्टिंग डेट तक तो पहुंच गए, अब अगली कहानी यहाँ से शुरू करो। फिर नीचे 2 लंबी एडजस्टमेंट्स देता है, बोलता है कैश फ्लो बनाओ, और फिर देखो इसमें से रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं या नहीं है। फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू लो, डिस्काउंट रेट भी 2-3 देगा, आपको रेलेवेंट पिक करना है, और फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखना है कि क्या वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ज़्यादा है या नहीं है। पर यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। क्लियर है भाई? देखो वापस से इन्वेस्टमेंट हमने की थी 42,000 से, ये भी बता दो सबको इसके क्या क्या है इसके अंदर। एसेट है, लाइबिलिटी है 35,000 रुपये की, और गुडविल है 7,000 रुपये की। 42,000 पे कंसोलिडेशन डे 1 पे हो गई, आगे बढ़ गए। अब रिपोर्टिंग डेट पे आए, सब्सिडी ने लॉस कितने का किया, उससे एसेट्स क्या हो गए, लॉस भी बुक हो गया। मैं वही चीजें उठा के अपने पास ले आया लॉस के साथ, यानी जो लॉस इंकर हो चुका है वो मैं अपनी बुक्स में कैप्चर कर चुका हूं। मुझे क्या कैप्चर करना बाकी है जो बुक्स में अभी तक रिफ्लेक्ट, दैट इज द टेस्टिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। मैं गया मार्केट में, मैंने कहा मेरी किताबों में 31,500 के एसेट्स हैं और प्लस 7,000 की गुडविल है, पर 31,500 में एक लॉस ऑलरेडी बुक, पर वो इंकर्ड लॉस है जो कि हो चुका है। मैंने कहा मेरी किताबों में रिपोर्टिंग डेट पे एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग गुडविल कितने पे पड़े हुए हैं, 38,500 पे। मार्केट कितने देने को तैयार है? हाँ जी 34,000। कितने शॉर्ट हो रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं एसेट्स हो रहा हूं या पहले गुडविल हो रहा हूं? हटा दी, अभी भी गुडविल बच गई अल्लाह की कसम। तो ऐसे ही बच गई, ये लोग दे रहे हैं। अच्छा आगे जाके वापस से बोले ये भी नहीं है, फिर पूरी हटा दोगे। क्लियर है? अब पूछें।
नहीं, 4,500 का लॉस रिकॉर्ड करूंगा ना। नहीं तो इन्वेस्टमेंट आपने 42,000 की थी, क्या पूरे पैसे डूब गए? नहीं, कितने डूबे हैं, कितने डूबे हैं भाई? एक एक करके सबने जवाब देना है। ऑनलाइन वालों आपने भी, यहाँ प्लीज बातें नहीं, इधर देखना है भाई। ये कह रही है 42,000 लगाए थे, एसेट्स लायबिलिटीज गुडविल। आगे चलते हैं, आगे आगे बताओ। लॉस हो गया 31,500। तो दोनों 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 यहाँ पे रुक के एक सवाल है आपसे। जो 3500 का लॉस हुआ मुझे, क्या वो मैं ग्रुप में रिकॉर्ड कर चुका हूं? तो ये मामला तो साइड में हो गया। अब इस लॉस को रिकॉर्ड करने के बाद आप कहां पहुंचे? नहीं, अमाउंट बताओ। 38,500 पे इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग। अब आगे बताओ क्या हुआ? यस, हमारी कंसोलिडेटेड बुक्स में अब एसेट्स, लायबिलिटीज और गुडविल कितने पे आ जाएंगे? 34,000 पे। क्योंकि अब पता है क्या होगा, रिवाइज या बना लो, इधर देखना। नेट एसेट्स आपके आएंगे कितने के पता है? कितना आ गया? यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर रिकवरेबल अमाउंट। क्लियर है? तो एसेट्स और लायबिलिटीज अभी सेफ हैं, क्योंकि अभी तक उसने गुडविल को सरपास, वंस गुडविल हैज बीन सरपास, तो फिर किसकी बारी आएगी? और जब एसेट्स की बारी आती है तो फिर कंपनी लिक्विडेट होती है, और जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो वो ग्रुप से, पर वो तो हम फाइनल में सीखेंगे। क्लियर है? पक्की बात है। तो यानी आपका सवाल ये था कि सर रिपोर्टिंग डेट पे ओवरऑल कितने पे होंगे, तो हम कह रहे हैं 31,500 पे तो है ही है। पंगा किसका बच गया था? गुडविल का। तो गुडविल हमने कितने से उड़ा दी? 4,500 से। तो जब 4,500 से गुडविल को उड़ा दिया, कितने की बच गई? तो अब मेरी कंसोलिडेटेड बुक्स में उसके एसेट्स और लायबिलिटीज 31,500 पे हैं, और ओवर एंड अबव गुडविल कितने की बची? क्योंकि लोग मुझे अब उसके पूरे पैसे देने को तैयार नहीं है, और अगले साल जाके फिर इम्पेयर हो गई, और फिर अगर और इम्पेयरमेंट हुई तो फिर एसेट्स और लायबिलिटीज की बारी आ जाती है। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। पहले बताओ, कहानी क्लियर है? पक्की बात है जी? नहीं, सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट की फिगर के लिए उसको बोला जाता है आप भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें, तो वो भी इसी तरीके से होगी, वो भी कम होगी। हाँ जी, कॉपी करें इसको जानी। अच्छा, एक और बात बताओ समझने के लिए, जानी इधर तुम लोगों ने बताना है। अगर कंपनी वापसी अच्छा परफॉर्म करने लग जाए और वैल्यू ऊपर निकल जाए, वो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने कितने पैसे लगाए, क्योंकि वो तो फिर खुद बन गई ना। तो फिर गुडविल में ये लिख लीजिएगा, गुडविल में इम्पेयरमेंट लॉस तो बुक होता है, बट वो रिवर्स नहीं होता। ये उसूल है, क्योंकि इसकी अमोर्टाइजेशन तो होती नहीं है। नहीं, रिवर्सल में तो है ही नहीं ना, रिवर्सल अलाउड ही नहीं है। देखो आप किस पे रखते हो, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। अब लोअर कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो यू कैन नॉट गो टू द रिकवरेबल अमाउंट ना। ये तो तब बुक करते हो जो बेचोगे, तो गेन ऑन डिस्पोजल आएगा तब बेचूंगा। तो अभी तो मेरा कोई ऐसा नियत नहीं है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी, वैल्यू ऊपर निकल गई, तो अब तुमसे सवाल पूछा जा रहा है, तुम्हें पता है कि ये जो यहां से यहां तक गए हो, इसमें कितने पैसे लगे? कॉस्ट कैन नॉट बी, फिर वहीं आके खड़े हो गए। हाँ, अब तुम्हें अगर इस गेन को रियलाइज करना है, कंपनी बेच दो, तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज और गुडविल हैं वो जाएंगे, कैश आएगा और गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। और अब गुडविल किसकी होगी फिर? सामने वाले की, एंड सो ऑन। यानी वंस गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड, वो रिवर्स नहीं होती। सिंपल। और इम्पेयर हो गई,
नहीं समझा नहीं, यह बातें नहीं जानी। एक दफ़ा इम्पेयरमेंट हो गई, सुनो, अमाउंट ज़्यादा आई, नहीं करूँगा रिवर्स। क्यों करूँगा रिवर्स? कैरिंग अमाउंट कम होती है, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा होती है, तो यहाँ से वहाँ जाते हो या यहीं रहते हो? तो वो तो IAS 36 का कॉन्सेप्ट है ना, बस एसेट पे रहेंगे जी। हाँ, नहीं एग्जाम्पल क्या अपनी बना रहा तू खुद से? अच्छा भाई सवाल सुनेंगे। अच्छा पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो फिर सवाल एंटरटेन होगा। फिर एक में खाली। हाँ जी ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी से, सारे बच्चों, हाँ जी सारे बच्चों, मतलब सारे बच्चों, हसीब, मोहम्मद अली, इकरा, सारे बच्चों जल्दी से, क्या कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो? ओके जी, मोहम्मद अली कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर। हाँ भाई अफनान, अहमद, ओके जी चलें। हाँ अब तुम पूछो सवाल। एक में सॉरी, यहाँ देखो आप सवाल नहीं सुनोगे ना फिर अगर यही वापस सवाल आएगा तो फिर मसला है। सुनो, कंसोलिडेटेड पब्लिश होगी तो तेरा कभी एसेट इंपेयर होगा तो वो नहीं इंपेयर करता, लोगों पे इंपेयर गलत जाता है। नहीं, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग? ट्रू एंड फेयर व्यू। यू आर स्टडीइंग ऑडिट फ्रॉम मी ब्रदर एंड यू आर सेइंग दैट it will show a bad impact. It will show a bad impact when you will not record an impairment. सही है? तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? लेते अच्छी कंपनी, काम करो उसके ऊपर मेहनत पे, सही गवर्नेंस रखो ताकि वो प्रॉफिट कमाए, इम्पेयरमेंट का टाइम ना है। ये क्या बात हुई कि लोगों पे गलत इंपैक्ट जाएगा? भाई इम्पेयर्ड है तो है, ऐसे तो तुम बोलो नॉन गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बना दिए, लोगों पे गलत इंपैक्ट जाता है। फिर फ्रेमवर्क तो लोगों के लिए बनाया गया ना, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप बोल रहे हो कि मैं गुडविल कम दिखाऊंगा, भाई हो गई तो हो गई। और आप क्या, अगर ये गलत अकाउंट्स बनाते हो, कोई शेयर होल्डर मिल जाए ना आपको, वो आपको लग पता जाएगा एजीएम का इतना जलील करता है शेयर होल्डर। मैनेजमेंट को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डायरेक्टर अलग जलील होते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को रखा किस लिए? गवर्नेंस के लिए। तो वो डायरेक्टर को छेड़ते हैं, बोलते हैं तुम, हमें दुनिया को पता है कि ये कंपनी ठुक गई है, सब्सिडी, तुमने इंपेयरमेंट नहीं बुक की, बेवकूफ बना रहे हो हमें, क्या कर रहे हो तुम ग्रुप में बैठ के? तो फिर वहां पे जवाब देते रहना। बात समझ आई? सर जैसे इंपेयरमेंट के वक्त वैल्यूएशन कराई, भाई सवाल सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है। सर जैसे इंपेयरमेंट के वक्त वैल्यूएशन कराई थी तो बाद में भी तो वैल्यूएशन हो सकती है ना गुडविल आइडेंटिफाई करने के लिए। अबे तो बेटा गुडविल आइडेंटिफाई तो तू कर लेगा और वो फेयर वैल्यू होगी, वो कॉस्ट नहीं होगी। और जब तुम फेयर वैल्यू मालूम, अगर एक नॉर्मल एसेट भी होता है जो तुमने FAR 1 में सीखा है, अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती है और कैरिंग अमाउंट कम होती है तो क्या कुछ करते हो या एज इट इज रहता है? तो हमें भी तो यही करना है ना। तो हम कह रहे हैं वो एज इट इज रहेगा। हाँ, वो गेन कब रिकॉर्ड होता है? जब मैं उसको बेच दूंगा। वही किया हमने भी। अली भाई क्या हो गया मतलब यार, FAR 1? अच्छा वो आया भी तो आसान पेपर था ना तुम लोगों का। अच्छा उससे पिछले टाइम में बाकी एसेट्स पे अप्लाई होता है, गुडविल पे नहीं होता, बाकी पे होता है। ये खुद ब खुद हो जाएगा अकाउंट्स में। जब तुम गुडविल बुक करोगे ना इंपेयरमेंट, तो तुम्हारे एसेट्स तो इतने भी थे, गुडविल इतने की रह जाएगी, तो कुल मिला के कितने पे आ जाओगे? 34,000 रुपये। सही है, क्योंकि देखो यहां तक तो तुम पहुंच ही चुके थे। हाँ भाई 31,500 तक तुम पहुंच ही चुके थे ना। मसला किसका था? गुडविल का, वो कर ली इंपेयर तो सही हो गई। नहीं है भाई, डिस्पोजल सब्सिडी तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हाँ जी, अभी तक सेम आ रही होगी, जब वो इंपेयर कर देगा तो नीचे आ जाएगी। क्यों हो जाएगी? सेपरेट बुक्स पे तो गलत बता रही है ना, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग वहां भी होगी। पर अभी हमने ये सारी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कहाँ की है? ग्रुप में। हमें यहां तक की पंचायत होनी चाहिए कि इधर क्या हो रहा है। हाँ जी जानी, हो गया ये, आगे चलें। अच्छा भाई मजे की बात तो ये है कि आपको सिंपल एग्जामिनर कहेगा गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय,
64%, 20%, 10%, पर पीछे पता होना चाहिए कि गुडविल की इम्पेयरमेंट निकलती कैसे है। तो अगर फुल गुडविल हुआ तो 2 लोगों में बटेगी, पार्शियल गुडविल हुआ तो पूरा का पूरा लॉस किसको दे देना, यानी गुडविल तो कम होनी ही होनी है, ये तो टिक है इस पे। एनसीआई को देनी है नहीं देनी है, दैट इज द सेपरेट क्वेश्चन, वो फुल गुडविल में होता है। सही है। हाँ जानी, ये कॉपी हो गया। भाईजान आपको सवाल क्या कहा था मैंने? ऑडिट में पाया था कैश फ्लो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में। हाँ, आप कहते हैं कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का इम्पेयरमेंट का रिस्क हो सकता है जी। नहीं ना, तो हमने कहा ना लॉस हो गया, यही तो इस बात की निशानदेही है कि आगे जाके भी लॉसेज होंगे, तभी तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की है। नहीं, ये बहुत कम है। अगर मैं बोलूँ ये 10 मिलियन है, 10,000 मिलियन है, हाँ तो ये सारी एग्जाम्पल ही ऊपर कौन सा बुक से लिखा है हमने, ये सब तो अज्यूम किया है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप गलत समझ रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि ये तो समझाने के लिए कोई भी फिगर लिखी है। अभी मैं यहाँ पे 10,000 मिलियन लिखूंगा तो जीरो कितने डालने पड़ेंगे? इम्पेयरमेंट इंडिकेटर ये होता है कि कंटिन्यूस लॉसेस, बैड इमेज ऑफ अ कंपनी, बैड इमेज इन द सेंस के एक केस हो गया, जैसे मैंने पेंशन वाला केस बताया पीडीसीएल का, तो लोगों को रिस्क हो गया इस कंपनी में, तो लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। तो यही कंपनी की वैल्यू को क्या करता है, डिग्रेड करता है। तो डिग्रेड करता है तो हो सकता है इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर आ गया हो और इसकी सेल्स पे इफेक्ट आया हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हमें तो उसको क्यों सोचना, हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस कंपनी की अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी तो ऐसे होगी, पीछे बैकग्राउंड ये है कि कंटिन्यूस लॉसेस, कैश फ्लो में डिक्लाइन, दिस इज इंडिकेटिंग कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने लगाई हुई है इस कंपनी में अब वो रिकवर नहीं होगी। इसके एसेट्स में लॉस तो कैप्चर हो गया है, जो लॉस कैप्चर नहीं हुआ था, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं देना चाह रहे, वो भी कर लिया मैंने। किस नाम पे? गुडविल के नाम पे। और अब आगे जाके अगर और नहीं मिलेगा तो ये नौबत कहाँ तक पहुँच जाएगी? नेट एसेट्स तक, और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी खत्म हो जाएगी अनलेस के रिकवर हो जाए। देखो, जो आपने IAS 36 में इंडिकेटर पढ़े थे वो स्टैंड अलोन एसेट्स के हैं, सही है। आपने सब्सिडी लेवल के किए ही नहीं है, वो मैं आपको ऑडिट में पढ़ा चुका हूँ। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन कैश फ्लोस, गोइंग कंसर्न का रिस्क होता है ना, तो यहाँ पे तो पूरी कंपनी की गोइंग कंसर्न का मसला है कि मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर क्यों रहा हूँ, कि मुझे मेरे पैसे रिकवर नहीं होंगे। तो वो स्टैंड अलोन बेसिस पे, ये ग्रुप बेसिस पे। क्लियर है? इनिशियल लॉसेज हो तो इनिशियल लॉसेज होते तो 80 इसकी रिटेन अर्निंग कहाँ से आ रही है? नहीं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इनिशियल लॉसेज होते तो कंपनी तुम बोल रहे हो अभी बनी है, किसने? यार कैसी बात कर रहा है? अगर सब्सिडी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हाउ द कंपनी इज मेकिंग रिटेन अर्निंग, यानी कहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो तो गया ना, जो अभी एग्जिस्टिंग कमा रहा हूँ वो तो आना चाहिए। एसेट वगैरह में इन्वेस्ट करने से लॉस कैसे आता है? कैसे, मतलब एक्सप्लेन इट। जानी डेप्रिसिएशन आय हो गया, उससे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उससे फौरन लॉस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम तो एग्जाम्पल बना रहे हैं ना, तुम बोल रहे हो नहीं इम्पेयरमेंट नहीं है तो नहीं करना बुक, है तो कर लेना बुक। मतलब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि डोंट ओवर थिंक जानी, मैं तो तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर हालात वाक़यात ऐसे हों, अभी किसी सवाल में तुम लॉस देखोगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनना, किसी सवाल में तुम लॉस देखोगे ना तो तुम्हें इम्पेयरमेंट नहीं दिखेगी, सवाल में नहीं लिखा होगा गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड, वो नॉर्मल लॉस है, वो नॉर्मल लॉस है। यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल बनाने के लिए लॉस डाला है कि तुम्हें ये समझा पाऊँ कि ये अंदेशा है कि कंपनी की इम्पेयरमेंट आ सकती है। हो सकता है मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करता, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट 40,000 आती, क्या करता मैं? कुछ भी नहीं करता। तो जानिए ये तो सिर्फ वो है, एक असेसमेंट है, इंडिकेटर है, देख लो एक बार करके। अगर इम्पेयरमेंट आ रही है तो बुक करो, नहीं आ रही तो
नहीं करो। जो आपकी वाली बात है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती है, डेप्रिसिएशन आ जाता और उससे अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई होती, तो वो फिर सामने आता ना, मार्केट पार्टिसिपेंट्स देते पैसे आपको। यहाँ पे तो वो पूरी एग्जांपल मैंने अपने हिसाब से फिट की है ना कि लॉसेस भी हो रहे हैं, कैश फ्लो भी नहीं आ रहे हैं और लोग पैसे देने को तैयार नहीं है। तो दो सिचुएशंस हैं, इम्पेयरमेंट हो तो बुक कर लेना, नहीं हो तो बिस्मिल्लाह, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहना। बात समझ आई? इसमें कंफ्यूज नहीं करो अपने आप को, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझसे पढ़ रहे हो सुकून से, बिल्कुल समझ के कि भाई ये है, ये है, ये है, ये सिंपल। हाँ, नॉलेज तो देने को मैं तैयार हूँ 10,000 बार, पर आप जो अज्यूम करते हैं ना, जैसे मैंने कल ऑडिट में भी कितना खतरनाक सवाल दिया था, तो उसमें मेरे बच्चे अपने हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं। भाई अगर एक सिनेरियो है कि एक लॉस है, तो मतलब लॉस है, फिर मैंने उसके आगे कह दिया कि कंटिन्यूस लॉसेस में होगी, तो आप लोग कह रहे हो सर हो सकता है वन ऑफ हो। अबे एग्जाम्पल मेरी है, मेरी मर्जी, कहीं तक भी लेके जाऊँ लॉस, समझाने के लिए ना। अगर आप कहते कि सर इसको ऐसे करें कि वन टाइम लॉस है, तो मैं कहता रिकवरेबल अमाउंट क्या आती है इसकी ज़्यादा, तो फिर इम्पेयरमेंट, तो आपकी एग्जाम्पल में आप समझे इम्पेयरमेंट नहीं आएगी, मेरी एग्जाम्पल में इम्पेयरमेंट आ रही है, तो आ रही है तो ये अकाउंटिंग है, नहीं आ रही तो वही होगी जो आज तक होती रही है। क्लियर है? पक्की बात है। आई थिंक मैं जब प्रैक्टिकलिटी पे निकलता हूँ ना, तो तुम लोग और भी घुस जाते हो कि ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता दे कैसे आता है। पर चलो एनीवेज, पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो? अभी देखो एक फिर फजूल सवाल आया, 1 मिनट अभी देख लेते हैं एक बार। सर क्वार्टरली और हाफ ईयरली एफएस बनते हैं, तो क्या उसमें भी कंसोलिडेटेड एफएस बनते हैं या सर एनुअल एफएस? भाई बनते हैं यार, तुमसे एनुअल बन नहीं रहे, क्वार्टरली तुम क्या करोगे भाई? क्वार्टरली भी बनते हैं पर लिस्टेड कंपनी बनाती है, उसकी रिक्वायरमेंट है पब्लिश करने की। हाफ ईयरली भी बनते हैं, लिस्टेड कंपनी बनाती है, बट मुसीबत तुम्हें क्या मसला है? हाफ ईयर अकाउंटिंग करोगे तो 6 महीने तक आगे रुकोगे, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी वहीं होगी, प्रॉफिट भी, क्या मुसीबत है भाई? अकाउंटिंग सीख लो यार खुदा के वास्ते। एनुअल तुमसे हो नहीं रहा, क्वार्टरली पूछ रहे हो, भाई हो गया। क्वार्टरली भी होता तो अल्लाह की कसम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही होंगे, नेट एसेट्स एक्विजिशन से लोगे, पर रिपोर्टिंग की जगह 9 महीने पीछे आ जाओगे, 6 महीने पीछे आ जाओगे, 3 महीने पीछे आ जाओगे, पूरे साल पे आ जाओगे। क्या मुसीबत है? सिंपल है। चलें सर, गुडविल एनुअली टेस्ट होती है इम्पेयरमेंट? यस, गुडविल एनुअली टेस्ट होती है, बिल्कुल, क्योंकि गुडविल की लाइफ तो नहीं होती ना, तो आप हर रिपोर्टिंग डेट पे आके देखते हो क्या कोई इंडिकेटर है या नहीं है। मैं आपको चलो एक चीज़ भी सुनाता हूँ ना, ताकि आपको और क्लैरिटी है। मैंने कैसे, मैं EFU जर्नल की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। EFU जर्नल पेरेंट एंटिटी है EFU लाइफ का, सही है? EFU, आगे सुनिएगा, जब वो EFU लाइफ का पेरेंट एंटिटी है, तो मैंने देखा मार्केट में, सिर्फ तुम खाली गेम समझो क्या थी। मुझे पता है इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज की रिफ्लेक्शन होती है, यस और नो? हाँ या नहीं? अच्छा, पहले तो एक साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहेंगे, हमने जो है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीखी हुई है IFRS 9 में। अबे हाँ या नहीं? सीखी हुई है। वहाँ पे आप या तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखते हो या PNL पे, ये बात याद है? अच्छा, अब सब्सिडीज के केस में आपको अलाउ होता है कि आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखें। किसके केस में? आपको अलाउ होता है, क्योंकि वो IFRS 9 के एम्बिट से, क्योंकि वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है, कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट है। कंट्रोल इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। पहला चेक लगाया मैंने, आगे सुने, वो भी आगे कवर करना है हमें। अच्छा, मैं EFU जर्नल का ऑडिट कर रहा था, उसकी एक सब्सिडरी है। मैंने इन्वायरमेंट से, मार्केट से देखा कि यार इसकी प्राइस ना सब्सिडरी की कम है, तो मुझे लगा इसने जितने पैसे लगाए हुए हैं वो रिकवर। अच्छा, मैंने, बच्चा जाके कह रहा है कंपनी वाले को, आपने इम्पेयरमेंट क्यों नहीं बुक की? उसने बोला भाई कॉस्ट पे फेयर वैल्यू पर रखता ही नहीं हूँ मैं। उसने तो सही किया हुआ है ना, अबे भाई कॉस्ट पे रखा हुआ है ना, उसे कॉस्ट पे रखा हुआ है। मैंने बोला इसको कंसोलिडेशन में पकड़ेंगे। जब कंसोलिडेशन की तो मुझे पता था नेट एसेट्स में लॉसेज आ रहे थे, कैप्चर हुए हुए थे, और गुडविल की अमाउंट आ रही थी 11 बिलियन की। कितने की? 11 बिलियन की। जब मैंने मार्केट वैल्यूएशन देखी उसकी, तो उसकी गुडविल इंपेयर हो चुकी थी 4 बिलियन से। तो जो लॉसेस होने थे वो तो कैप्चर हो गए थे, गुडविल का लॉस कैप्चर, क्योंकि उसने उसको ओवर स्टेट किया हुआ था। मैंने क्लाइंट को बोला भाई आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें, तो बोल रहा है इम्पेयरमेंट इंडिकेटर क्या है? मैंने कहा तुम्हारी मार्केट वैल्यू, जो तुम एसेट्स और लायबिलिटीज अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हो आज, कौन सी किताबों में?
कंसोलिडेटेड बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आओगे ना, तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आ रहे हो, गुडविल लेके आ रहे हो, मार्केट उसके उतने पैसे देने को तैयार नहीं है। मैंने सिंपल कहा आप एसेट्स और लायबिलिटीज जो आपने कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं उसको कंपेयर कर लें रिकवरेबल अमाउंट से, आपको पता लग जाएगा आपकी रिकवरी कम है। तो बोल रहा है ऐसे तो आप एसेट्स उड़ा देंगे। मैंने कहा नहीं, 11 बिलियन की गुडविल है, पहले तो वो उड़ाओ। तो मैंने कहा 4 बिलियन से वो गुडविल क्या हो गई, कम हो गई, लॉस बुक हो गया। तो दिस इज हाउ वी टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट। यानी एक इंडिकेटर होता है, मेरा क्या था मार्केट वैल्यू, और मैं पता है क्या करता था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे जाके ना मैं देखता हूँ कि क्या वैल्यू चल रही है। यार उसने, मैंने अंदाजा कैसे लगाया, उसने एक शेयर खरीदा था 380 रुपए का, और जब मैं ऑडिट कर रहा था तो शेयर चल रहा था 280 का, 100 रुपए का डिप है। तो यहां से मुझे अंदेशा हुआ कि भाई है, तो फिर मैंने करके देख लिया अगेन। मतलब दिस इज, मैं कहने का मतलब ये है कि आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अगर इम्पेयरमेंट है तो मुझे रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए, नहीं है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, पर नॉलेज आपको दे दी। क्लियर है, पक्की बात है। तो ये भी बात समझ आई कि हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग असल में करते कैसे हैं। एक अंदेशा था, एग्री, पक्की बात है जानी। ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, क्लैरिटी है जल्दी से, तो आगे चलें। अच्छा, कशिश कह रही है सर गुडविल एनुअली टेस्ट होती है, इम्पेयरमेंट कर लेते तो फॉर एग्जांपल सर अगर कोई इन्वेस्टर हमसे 50% से ज़्यादा शेयर्स ओन कर रहा है, अगर इन्वेस्टर आपसे 50% से ज़्यादा शेयर ओन कर रहा है तो आप ये चैप्टर ही नहीं खोलते, आप ये अकाउंटिंग भी नहीं करते, तो हम यहाँ बैठे भी नहीं होते। सही है, चलो आगे। और ये पेरेंट कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करती होगी एंड उसके बाद ये इन्वेस्टर अपनी परसेंटेज को डिस्पोज कर दे। अगेन मेरा बच्चा, मैं फिर कह रहा हूँ, आप आज पेरेंट हो, सही है, आपने शेयर होल्डर एग्रीमेंट से कंट्रोल हासिल कर लिया, कंसोलिडेशन फिर भी आप करोगे, कंट्रोल किसका है, आपका है। अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना तो लाजिम है ना, आप लिखते हो कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत। अब किसी भी बंदे को ये कंपनी बेचोगे, उसको देखना चाहिए फाइनेंशियल्स में कि लॉस बुक हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ये पैसे जो मार्केट दे रही है। अच्छा फॉर एग्जांपल आपने इम्पेयरमेंट नहीं बुक की, कल को आप ये कंपनी बेचते हो, तो आपको क्या लगता है वो ज्यादा पैसे देगा आपको, या उतने ही देगा जितनी रिकवरेबल अमाउंट बनती है, जितनी रिकवरेबल अमाउंट, तो आपको फिर लॉस उस वक्त बुक हो रहा होगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लॉस उस वक्त बुक करूं जब बिकेगा, या उस वक्त जब हो चुका है। हमने भी तो यही किया। आई एम नॉट वेटिंग फॉर द टाइम कि कोई बंदा आए मेरी शेयर्स को खरीदे और मैं लॉस बुक करूं ना, लॉस दिख रहा है बुक कर लिया। हाँ, गेन कब बुक करना है, जब हो जाएगा। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। लॉस इमीडिएटली बुक करना है। तो पहले बता दो कशिश क्या ये बात समझ आ रही है जल्दी से, आपके सारी बातों के जवाबात सही है। तो हमने इंकर्ड बेसिस पे कर लिया बुक, भाई हमें पता है लॉस हो चुका है, बुक कर लो उसको, बेचने का वेट नहीं करो। चलें, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस। कशिश जल्दी बता दो, बात क्लियर है आपकी? कशिश पहले तो देखो बेटा, हमारे कोर्स के अंदर डिस्पोजल का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फिर भी एक वो लक्ष्मण रेखा पार करके आगे गया हूं। मैंने आपको डिस्पोजल भी सिखा दिया, वो इसको खरीदेगा, ये इसको खरीदेगा, क्या होगा, क्या बुक होना था, सब बता दिया। जब डिस्पोजल मेरे कोर्स में है ही नहीं, मैं डिस्कस क्यों करूंगा? कहने का मतलब ये फिर भी औकात से जाके आगे बता दिया। मैं आपको बोलता भाई गुडविल इंपेयर हो गई है, 10% बुक कर लेना, तुम बोलते बिस्मिल्लाह आगे चलो। अब मैं बता दिया कैसे कैलकुलेट होती है। फिर एक सवाल आ रहा है कि भाई अगर ज़्यादा वैल्यू होती, अबे तो भाई नहीं कर बुक, कम है तो कर लो बुक। फिर एक सवाल आया, सो अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते तो भाई गलती होती। कब रिकॉर्ड होती? जब बिक जाता। तो क्या शेयर होल्डर तुम्हें ज़्यादा पैसे देगा? कभी नहीं देगा। तो सारे केसेस भाई कशिश कह रही है, मेरा सवाल दूसरा, भाई रीड कर लेते हैं। अच्छा भाई प्लीज आए तो सुनना, आखिरी चीज मैं चाहता हूं कि हर किसी को, अगर एडिशनल सवाल भी तो देख लो, आप लोगों ने बताना है। गुडविल एनुअली टेस्ट होती है फॉर इम्पेयरमेंट, सही है,
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्वेस्टर हमसे 50% से ज्यादा शेयर्स ओन कर रहा है तो ये पेरेंट कंपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करती होगी, चलें, एंड उसके बाद ये इन्वेस्टर हमें अपनी परसेंटेज डिस्पोज ऑफ कर दे, हम पेरेंट कंपनी बन जाएं। अगेन पहली बात, क्या डिस्पोजल बिटवीन एनसीए एंड नॉर्मल शेयर होल्डर्स हमारे कोर्स का पार्ट है? नहीं। चलो, उसने इंपेयरमेंट टेस्टिंग की, उसने इंपेयरमेंट बुक की और मुझे अपने शेयर्स टिका दिए, मैंने उसको जो पैसे दिए होंगे, जो कमी दिए होंगे आफ्टर इंपेयरमेंट, क्या मुझे वैल्यूएशन करने की नीड होगी या ऑलरेडी वैल्यूड होगी? चलो भाई, ये बात का जवाब हो गया। अब सर अब हम गुडविल फाइंड नहीं करेंगे, एंड सर जब हम गुडविल बाय करेंगे, नहीं, अब गुडविल फाइंड फिर भी करेंगे, पर वो गुडविल उतनी ही आएगी जितनी उसने छोड़ी है वहां पे। नहीं आई बात समझ? अबे उसने तो असल रिकवरेबल अमाउंट पर रखा हुआ है ना, तो आप भी उसके हिसाब से दे रहे हो। अगेन मैंने ये सवाल का जवाब दे भी दिया, मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। जब ऐसा सवाल पेपर में तुम्हारा आना ही नहीं है तो मैं क्यों बता रहा हूं, पर फिर भी बता रहा हूं। सही है, फिर भी बता रहा हूं। सही है कशिश मेरी बहन, प्लीज बता दो, क्या अब बात क्लियर है? आपके एक एक शब्द पे एक एक जवाब दिया है। सही है। अगर वो, अच्छा इनका सवाल सिंपल क्या था, मैं पहले पेरेंट नहीं हूं, कोई और है, उसने मुझे पेरेंट बना दिया, तो अब क्या होगा? भाई मैं उतने ही पैसे दूंगा। और अब एक चीज यार, अपना ना प्रिंसिपली दिमाग सही रखो, आप अगर पेरेंट नहीं थे ना तो अल्लाह की कसम आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे होंगे, अपना हिसाब किताब नॉर्मल। आप जब पेरेंट बन गए तो आपने वो सारे काम शुरू से करने हैं जो आप खरीदते हुए करते हैं, सारी वैल्यूएशन पर, वैल्यूएशन भी वहीं आके रुकेगी जहां पे उसने खत्म की है। पर हाँ, आप वहां से शुरू करें ना जहां पे आप पेरेंट बन रहे हैं। इसमें क्या जाता है कि उसने, देखो सीए फाइनल में आओगे ना, आपको ये उसमें होगा कि आप 40% के मालिक, आपने 20% और खरीद लिया, आप क्या बन गए? तो उस दिन से कौन सी अकाउंटिंग होगी? कंसोलिडेशन। तो यही सारे प्रिंसिपल उस दिन से लगेंगे, उससे पहले से नहीं लगेंगे। और उससे पहले जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो पेरेंट की थी। अब आप पेरेंट बन गए, अब आगे लेके जाएंगे। क्लैरिटी है? पक्की बात है भाई, इससे आगे नहीं हो सकता। सही है। चलें, कॉन्सेप्ट ऑफ, अब क्लियर हो गया। चलें, ओके गुड। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस। चलें, अब यहां पे अल्लाह का शुक्र ये कॉन्सेप्ट आगे आ गए। अच्छा भाई, हमने कहा पेरेंट सब्सिडरी। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडरी को लोन दे दिया, सब्सिडरी को। अच्छा, तो इसने एक एंट्री बनाई, और कैश क्रेडिट। या ये प्लीज देख के करना आप लोगों ने। इधर मैंने कहा कि भाई लोन रिसीवेबल हो गया इसका 1 लाख रुपए का, और कैश इसके पास से चला गया। अच्छा, सब्सिडरी ने एंट्री बनाई, सही है। अच्छा भाई, ये हिसाब किताब हो गया 1 लाख रुपए का। ओके, अब पेरेंट एंटिटी ने कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% का। सही है। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि सर जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% का, तो इसने एक एंट्री बनाई, और इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपये से। और यहां पे सही है भाई, ये हिसाब किताब आ गया 10,000। सही है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात ये पता है कि जब मैं, ये वाला इजीली कवर हो जाएगा, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी बनाऊंगा, तो एट
रिपोर्टिंग, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूं। नेगेटिव होगा, होगा। अच्छा ये 0 ज़्यादा लग गया, वो अलग बात है, बट ये 10 होगा। अब सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे बुक हो चुकी होगी, किसने बुक की होगी? सब्सिडरी ने। अच्छा अब आप जब बनाएंगे ग्रुप रिजर्व, आप जब बनाएंगे ये ग्रुप रिजर्व्स, तो मेरे ख्याल से रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट में 10,000 रुपये पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, इनकम और एक्सपेंस आपस में 0। तो हम तो अपने आप से कमाई हुई इनकम दिखा भी नहीं सकते, तो आ भी नहीं रही, हटाएंगे क्यों? हटाओगे तो 2 बार हो जाएगा, खुद ही 0। तो जो डिविडेंड में सलूक किया था उसमें भी यही था। पहले बताओ ये बात याद रहेगी? तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट को लोन दे, दोनों ने जो इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस बुक किया होगा वो एक गुल्लक से निकल के दूसरे गुल्लक में आके 0 अज्यूम कर लेते हैं। अगर पेरेंट को लोन दिया होता तो पेरेंट की किताबों में एक्सपेंस होता और वहां पे पॉजिटिव होता, नीचे आता 0। पर जब आपको बैलेंस शीट मिलेगी उसमें रिसीवेबल पेबल आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लिखा हमारी इक्विटी में कोई एडिशनल इनकम खुद 0 हो रही है, बिकॉज एक का एक्सपेंस और दूसरे की इनकम है, क्योंकि यू आर सेइंग दिस इज अ सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी में इन्वेंट्री वाला तो इसलिए हटाता हूं क्योंकि वो ग्रुप के बाहर अभी गया नहीं होता, तो वो तो रह जाता है। यहाँ पे तो रहते हुए भी खुद ही 0 हो रहा है। अच्छा अब सर पेरेंट का कैश कम हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, क्यों? एक जेब से निकल के तो हमारे पास ये ग्रुप के पास ये कैश। हाँ मुसीबत ये है कि रिसीवेबल और, तो मेरे ख्याल से जब आपको बैलेंस शीट मिलेगी जानी, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास पेरेंट और सब्सिडरी, पेरेंट एंटिटी का लोन रिसीवेबल आ रहा होगा और यहां पे इंटरेस्ट, यहां पे आ रहा होगा लोन और इंटरेस्ट पेबल, ये आ गया 1 लाख। मुझे लगता है आप कंसोलिडेशन करते हुए इसको भी हटा दोगे, इसको भी हटा दोगे, इसको भी, और यानी लोन रिसीवेबल भी हट जाएगा, लोन पेबल भी हट जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हट जाएगा, इंटरेस्ट पेबल भी। तो इनकम एक्सपेंस का क्या हुआ? वो ऑटोमेटिकली 0 हो चुकी है। तो हमें एक बात याद रखनी है, जब पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी कोई भी इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो आपने इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिसीवेबल पेबल को हटा देना है। इसको जल्दी कॉपी कर दो, इसमें कॉम्प्लेक्स केस डालते हैं। आप रिसीवेबल पेबल आ रहा होगा ना, माइनस कर देना, इनकम तो ऑटोमेटिकली, और डिविडेंड भी होता वो भी ऑटोमेटिकली। एनसीआई तब भी कुछ नहीं करेंगे जानी, एनसीआई को तो हिस्सा मिलना चाहिए ना उसका, और वो मिल भी रहा है। बात समझ आ रही है मोहम्मद अली? अगर एनसीआई होता भी तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी स्क्रॉल करें जानी, एक मिनट वो लिख रहे हैं। नहीं, अगर मेरी 80% ओनरशिप भी होती तो मेरी इक्विटी में इसका इंपैक्ट कितना होना चाहिए? 0, और अभी भी कितना है? 0। तो चाहे एनसीआई हो या ना हो हमें कोई मसला नहीं। आप पेबल रिसीवेबल पूरा हटेगा, क्योंकि वो पेबल रिसीवेबल पूरा मेरे अपने आप से। पहले किससे था? डिविडेंड के केस में एनसीआई का अलग था, पर यहां पे तो पूरा मेरा ही है। तो अगर एनसीआई हो भी तब भी आपने रिसीवेबल पेबल तो पूरा हटाना है ना। ये जो उसका पेबल है वो पूरा आपको है,
आपका रिसीवेबल पूरा उससे है, चाहे इंटरेस्ट हो या लोन का हो, तो लोन को लोन से हटाएंगे, इंटरेस्ट को 100% से, और आपने इनकम और एक्सपेंस में कोई छेड़खानी, आप खुद देख लेना, एक का एक्सपेंस है, दूसरे की इनकम है, और इक्विटी में इंपैक्ट जीरो होना चाहिए ना, तो अब इक्विटी एक की जगह कितनी हो जाएंगी, 2, और दोनों में इंपैक्ट जीरो आ जाएगा, आपको मजीद कुछ करने की कोई नीड नहीं है। कौन कर रहा होता पे? नहीं तो बेटा अगर इंटरेस्ट पे कर रहा होता तो वो लायबिलिटी सेटल कर रहा होता ना, एक्सपेंस तो फिर भी होता है, एक्सपेंस थोड़ी ना रिवर्स होता है। रिसीवेबल पेबल की एंट्री होती नहीं ना, ऐसे तो लोन सेटल कर दो तब भी कुछ नहीं होगा, सही है। रिसीवेबल पेबल 80, ओ भाई नहीं हुए, ओ भाई रिसीवेबल पेबल 100% से एडजस्ट होगा, क्योंकि डिविडेंड वाले केस के अंदर आपका रिसीवेबल पूरा था या अपना हिस्सा, तो आपने अपना हिस्सा हटाया था, और एनसीआई तो ग्रुप के उसका पेबल रहने दिया था। यहां पे रिसीवेबल पेबल पूरा आपका अपने आप से, तो पूरा 1 लाख का रिसीवेबल, पूरा 1 लाख का, पूरा 10,000 का रिसीवेबल, पूरा 10,000 का पेबल, तो वो पूरा हटाएंगे आप। अबे भाई अजीब दिमाग से पैदल हो, अबे FAR 2 का बोल रहा हूँ भाई, क्या मतलब चरस वरस लगाइए क्या, FAR 1 का क्यों मांगूंगा तुमसे मैं, क्लास FAR 2 की चल रही है। जानी ये हो गया कॉपी? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, पूरे सवाल में जब मेरे बच्चों आप इम्पेयरमेंट का जिक्र करेंगे तो आपने कहीं और नहीं सोचना सिवाय कहां पे आगे, गुडविल पे आगे, गुडविल पे आके सोचना है कि इम्पेयरमेंट है या नहीं है, और फिर उसके बाद ये देखना है कि क्या वो फुल गुडविल है, या अगर फुल होगी तो गुडविल तो पूरी कम होगी, चाहे पार्शियल तब भी पूरी गुडविल कम होगी। लॉस देखना है कि कितनों को एलोकेट करना है, 1 को या 2 को। मुझे एक पास पेपर पे पहुंचाना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़रा जल्दी से कॉपी करो, या मेरी विश है कि आज हो जाए, पहली छुट्टी में पहला पास पेपर। आज मुझे 2.5-3 घंटे की क्लास लगानी थी, तबीयत अभी भी खराब हो रही है, बट करेंगे। संडे को क्या करें, एक दिन ऑफ करें, पर देखो अभी बीच में ईद भी है, और फिर मुहर्रम भी है, और बीच में फिर जंग वंग भी चल रही है, तो भाई मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऑडिट और FAR 2 के लिए मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर अटका नहीं ये पेपर तुम्हें लग पता जाएगा। मैं जब अपनी तबीयत खराब में 102 बुखार है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं बोले जा रहा हूं, बहुत दर्द है गले में, पर मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे लिए छुट्टी ली है मैंने, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ यार, तुम्हें डबल मोटिवेटेड होना चाहिए कि ऐसी की तैसी छुट्टी का कोई नहीं बोलेगा, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, सही है। अब देखो फिर ये रोने शुरू हो गए, संडे को ऑफ। भाई जब तुम्हारा ड्रीम होता है ना कि मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, BMW, तो उसके लिए मेहनत भी वैसी करनी है, सही है, तो आप ज़रा करें ना मेहनत यार, ये कह रहा हूँ। कब तक बाइकों के धक्के, बसों में धक्के खाओगे, AC में उतरो, त्वचा भी फ्रेश हो, सही है, दरवाज़ा खोलो तो लगे हो क्या बंदा उतरा है भाई गाँव से, ओह इधर, तो खैर वो स्वैग लाने के लिए मेहनत है, सही है। चलें तो, और इवन इतने काबिल बन जाओ कि तुम्हारे खर्चे सारे ऑफिस वाले उठाएं भाई, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट यू ना, कि आप कहीं नहीं जाएं, आपके पास जीती जाती एग्जाम्पल है, आप क्यों नहीं समझते हैं, इधर देखो। चलो भाई इधर, अब जरा एक एक करके हम यहाँ पे
इसी कॉन्सेप्ट का एक रेप्लिका, और फिर हम पास्ट पेपर पे आते हैं डायरेक्ट। और मेरा ये ईमान है कि जब मैं तुम्हें पास्ट पेपर रीड कराऊंगा ना, यू विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट कि तुमसे हो सकता है। सही है, खाली इधर देखें एक मिनट, खाली ये आखिरी चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस जो अभी किया, व्हेन वन कंपनी फेल्स टू अकाउंट फॉर, यानी एक कंपनी ने उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर नहीं किया। अब एक एक करके देख लीजिएगा। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाता हूं। मैंने कहा लोन गिवन वही 1 लाख, यानी मैंने ये कहा कि इंटरेस्ट कितना है भाई, लोन along with खाली आसानी के लिए मैं खाली इसको सेमी एनुअली कर रहा हूं, रीपेएबल सेमी एनुअली, यानी ये जो 1 लाख रुपए का लोन है ना, ये सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। और मैं यहां लिख देता हूं 5 सेमी एनुअल, हाँ भाई, इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, अब जरा आप इस 1 लाख रुपए को डिवाइड करें 5 से, 20,000, यानी हमने कहा ₹20,000 पर हाफ ईयर, ऐसा ही है, एक हाफ ईयर में इतने पैसे पे होंगे। अच्छा, अब जरा यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे पेरेंट की अकाउंटिंग भी करूंगा और सब्सिडरी की अकाउंटिंग भी करूंगा। प्लीज विजिलेंस के साथ देखना है इधर, ताकि तुम लोग फिर खुद कर पाओ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए पास पेपर डिस्कस करने के लिए, बस इधर मैंने कहा पेरेंट एंटिटी ने लोन दिया तो एंट्री क्या बनाई होगी, 1 लाख रुपए से, ये आ गया जी, और कैश डेबिट, अच्छा 1 लाख रुपए से, यहां तक तो क्लैरिटी है। अच्छा, फिर हमने 6 महीने पे सूद बुक किया होगा, क्योंकि उसके बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है। तो आप इस पे जरा 10% लगाएं फॉर 6 मंथ्स, रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम कितने से भाई, 5,000 ये आ गया। अच्छा, अब प्लीज जरा देखिएगा, हुआ ये कि 30 जून को इसने जो है पैसे रिसीव किए, कैश डेबिट, वो पता है क्या करेगा, 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बना के बेचेगा। अगर तुम्हें ये बात समझ आई कि 20-20 हजार रुपए प्रिंसिपल देगा सूद के साथ, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज रीपेएबल सेमी एनुअली। क्लियर है? चलें, तो हमने कहा कि सर ये हिसाब किताब हो गया। इंटरेस्ट की रिकवरी कितनी है जानी, अच्छा इन भाई ने अच्छा पहले तो यहीं तक रुक के बता दो ताकि मुझे क्लैरिटी से समझ आए। ये जो इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस है, क्या तुम लोग इसका कुछ करोगे या जीरो हो जाएगा? अच्छा, बट क्या इस रिसीवेबल पेबल का कुछ करोगे? नहीं, सेटल हो गया, आखिर में होगा ही नहीं। इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल, हाँ, पर जितना लोन बचा होगा उसका कुछ करोगे। एग्रीड? चलें, तो हमने ये कहा पहले तो इसकी जेब से कैश निकालो 25। ये कौन था भाई? देखना यार क्या हो रहा है। लोन पेबल
ये क्लियर है जानी? अच्छा, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल तो कट गया, साइड में हो गया, उसका कोई अभी अमल दखल नहीं है। हाँ, मुसीबत एक बची, लोन की। अच्छा, लोन 1 लाख का बचा या 80-80? बस यहां तक साथ हो तो बता दो ऑनलाइन वालों, क्या 80-80 बचा हुआ है? जल्दी से प्लीज, तुम्हें कसम में लिखो कुछ प्लीज। वो 80 कुछ ही लिख रहे हैं। अबे भाई, अच्छा नहीं, मैं तो कुछ लिखो तो कुछ लिख रहा है इधर। चलो ओके, अब मैंने कहा ये हिसाब किताब आ गया। मोहम्मद अली कह रहे हैं सर क्विक रिव्यू, डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। सॉरी, अभी 1 मिनट, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, 1 मिनट, अभी वो समझ आ जाएगा, 1 मिनट इधर। भाई हमने सिर्फ सेमी एनुअली रीपेमेंट्स कर रहे हैं और अभी एक इंस्टॉलमेंट रीपे हो चुकी है। जल्दी से मुझे बताओ किसकी किताबों में गलती करें, पेरेंट या सब्सिडरी? खुद पेरेंट की। चलो भाई पेरेंट की। हमने कहा सब्सिडरी ने, हम आ गए सेकेंड हाफ में, सही है जानी? अच्छा, सेकेंड हाफ में इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस को किया डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल को किया क्रेडिट। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहां पे बताने लगा हूं, इसने 80,000 रुपए, क्या ये बात समझ आई? आफ्टर सेटलमेंट, न्यू प्रिंसिपल के ऊपर। अच्छा, फिर इसने क्या किया, 31 दिसंबर के ऊपर पे कर दिया, तो कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा, कैश हो जाएगा 24,000 रुपए से, इंटरेस्ट पेएबल लोन पेएबल 20,000। यहां पे मैंने लिख दिया नहीं बनाई ना, ऊपर लिखा था ना, व्हेन वन कंपनी फेल्स टू अकाउंट फॉर, एंट्री नहीं बनाई भाई ने। अब इसको सही करना है, सही है? अच्छा, पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है ना जानी? पक्की बात है इधर। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ हुआ क्या होगा, और आप यहां पे देखें, हम इंशाल्लाह कनेक्ट भी हो जाएंगे इससे। हमने कहा पेरेंट की किताबों में आ जाओ, क्या ये बात सही है? इंटरेस्ट पेएबल नहीं आ रहा उसकी किताबों में, नहीं इंटरेस्ट पेएबल सब्सिडी की किताबों में नहीं आ रहा। हो गया पे? पक्का? ये बात याद रखिएगा कि उसने पे, इसको रिसीव नहीं हुआ, और इसने बेवकूफ़ी में इंटरेस्ट इनकम की भी एंट्री नहीं बनाई। पहले बताओ यहां तक साथ में देखो, फिर यहां से नहीं रिपीट करवाना, क्योंकि अब खाली कनेक्ट करना है मैंने इसको, सही है? 2 चीजें हुई हैं, पहला हाफ दोनों का इक्वल है, मसला किसमें? सेकेंड हाफ में। अच्छा, सेकेंड हाफ के जो इश्यूज है ना, जरा हम यहां पे लिख देते हैं। पहला इशू यहां पे मैं लिखने लगा हूं, पहला इशू, पेरेंट ने इनकम नहीं बुक की। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, दूसरा, कैश इन ट्रांजिट है। भाई कैश आपकी किताबों से बाहर तब होता है जब ग्रुप के बाहर जाए। ये तो इसने इसको ही चिपकाया है ना, इसकी किताब में आ रहा है। कितने मसले हैं? 2। अच्छा, ये तो आपके सामने मैंने लिख दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये समझा पाऊँ और आप समझ पाएँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कौन सी एंट्री, कि आप कंसोलिडेशन करते वक्त क्या करेंगे। सर पर सब्सिडी ने कैश दिया है मगर पेरेंट ने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि उसको पैसे मिले और उसने अप्रूवल कर लेना चाहिए था इनकम का, वो भी उसने। अच्छा, अब सर पेएबल नहीं होगा तो उसकी बुक में रिसीव भी नहीं होगा ना? नहीं ना बेटा, उसकी बुक्स में रिसीवेबल बुक होना चाहिए था ना, उसने तो अप्रूवल भी नहीं बुक किया। चाहे पैसे आए या ना आए, अप्रूवल तो होता है ना, वो भी नहीं किया। तो उसने 2 गलतियां की, एक तो अप्रूवल नहीं बुक किया, और दूसरा, चलो दूसरी तो गलती नहीं है क्योंकि उसको पैसे रिसीव, एटलीस्ट देयर शुड हैव बीन अप्रूवल, जो उसने बुक नहीं किया। तो पहले बताओ क्या यहां तक बच्चों बात क्लियर है? आगे अब मुझे करेक्टिंग एंट्री बनानी है इसकी। मैंने कहा सबसे पहले तो
क्रेडिट, क्योंकि अपने आप से 1 रुपया भी नहीं दिखा सकते ना। पेरेंट की बुक्स में देखो लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है, क्या दिखा सकते हो अपने आप से? हटा दिया। अच्छा भाई, वेरी गुड यार, 60,000 क्लियर। अच्छा अब 1 मिनट यार, एक कैश है जो किसकी किताब से निकला है? अच्छा वो जरा देख के बताओ कितना है? 24,000। अच्छा ये कैश अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ सब्सिडी की किताबों में है? पेरेंट की, तो ग्रुप का कैश है, तो आ ही नहीं रहा। वापस ले आते हैं, वापस ले आते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने वापस से कैश को किया डेबिट, सर ये एंट्री आउट हो गई। अब मैं बुक करूंगा इनकम इन ग्रुप रिजर्व, क्योंकि ये बुक हो जानी। अच्छा अब सुनो, अब गेम समझना। अगर इसने इनकम बुक कर ली और उसका 4,000 का एक्सपेंस भी बुक हुआ हुआ है, नेट आके 0 हो जाएगा। लॉजिक समझ आई? सिंपल क्या था, पेरेंट एंटिटी ने इनकम नहीं बुक की थी, तो हमने कहा ना उसको पैसे मिले थे, तो हमने कहा जो उसने नहीं किया उसकी किताबों की गलती उसमें सही कर दो। तो पूरी ट्रांजैक्शन क्या थी, 24 यहां से निकले, वहां तक पहुंचे, मैं वापस ले आया। क्योंकि ये तो बात समझते हो ना कि प्लीज सुनना, इसका और इसका डिफरेंस 20,000 है, तो उसने 24 क्यों भेजे? इंटरेस्ट के साथ। तो ये वही इंटरेस्ट है जो इसने बुक नहीं किया, ऐसा है। इसका ऑल्टरनेटिव अगर मैं लंबे तरीके से करूं उसको, इधर देख लीजिएगा 1 मिनट, इसका ऑल्टरनेटिव ये होता है कि पहले आप ये सही कर लेते, क्योंकि वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव को आके क्या कर दे, 0। अच्छा उसने नेगेटिव बुक किया हुआ है? यस, ये रहा, बुक किया हुआ ना, पेरेंट ने नहीं किया। तो ये देखो मैंने ये क्या किया। अच्छा पर मैं तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं सीधा सीधा ग्रुप रिजर्व में फेंक दूंगा, मुझे अलग से अकाउंट्स बनाने की कोई नीड। मैंने रिसीवेबल को बढ़ा दिया और ये आ गया। अच्छा फिर मुझे याद आएगा अपने आप से रिसीवेबल तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने कहा, मैंने पता अब क्या किया, इंटरेस्ट लोन कितने से, 80,000, लोन पेएबल अब भी मैच है, पर अब कितनी एंट्रियां बनाई? देखो पहले इनकम को रिकॉर्ड करके रिसीवेबल बुक किया, और मैंने कहा वो रिसीवेबल नहीं है क्योंकि ग्रुप में पैसे आ चुके हैं, ये रहे। तो या तो ये कर लो जो शॉर्टकट है, अपने आप से रिसीवेबल हटा दो, अपने आप से कैश दोनों की बुक्स में नहीं आ रहा, वापस ले आओ, और जो इनकम नहीं बुक हुई वो बुक कर लो। पर नेट एसेट्स में इनकम बुक की ग्रुप रिजर्व में, गलती कहाँ है, ग्रुप रिजर्व में, बुक कहाँ की, ग्रुप रिजर्व में। बात समझ आई? तो दिस इज किसने, हाँ अगर इनकम बुक हुई भी होती ना तो सिर्फ ये एंट्री बनती। भाई लॉजिकल है, अगर इनकम बुक हुई भी होती, क्या आपको इनकम बुक करनी होती या रिसीवेबल कटाना होता? तो फिर ये एंट्री बनती बस, कि आपस से रिसीवेबल पेएबल, तो इनकम एक्सपेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, 0। पहले बताओ जानी यहां तक बात समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो जल्दी, सारे बच्चों। कशिश कह रही है ओके। असील जल्दी बताओ जानी, बात क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चों। रिसीवेबल को बैलेंस शीट में से हटा दिया, बिल्कुल ऐसा ही है, हटा दिया, ओके। अच्छा अब जरा ये खाली सवाल देख लो, बस इतना सा है। अच्छा मैं जरा इसको हल्का सा जूम कर रहा हूं, प्लीज इधर देखिएगा, जस्ट वांट टू चेक कि क्या कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं है, इधर देखिएगा सिर्फ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन बिलाल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। अच्छा अब यहां पे फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड बीएल सब्सिडरी, ओके, एट कॉस्ट लिखा हुआ है, सही है। अच्छा ये देखिएगा, ऑन जुलाई 1 2014, ये कौन सी डेट है, कितने सालों बाद,
भंड मार दोगे अगर इसमें जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 2 सालों का आएगा। सही है, तो ये ख्याल रखना है, ऐसे एग्जाम में यही घुमाता है वो। खरीदी 2 साल, अब आप जब इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट्स लाओगे वो कितने साल बाद के होंगे? 2 साल बाद के होंगे, तो इस बात को याद रखना है। चलें आगे। ऑन जुलाई 1 75% होल्डिंग एक्वायर किए 18 रुपए पर शेयर पे। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सारे एसेट्स की वैल्यू इक्वल थी एक्सेप्ट फॉर ऑफिस बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही थी, और डेप्रिसिएशन 5% पे स्ट्रेट लाइन पे, इसका मतलब है 20 साल। एग्रीड? कोई न्यू चीज? नो सर। आगे ईयर वाइज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों कंपनीज का, आप बेहतर जानते हैं कि क्यों दिया हुआ है, और 2 सालों का क्यों दिया हुआ है? 2 साल पीछे जाना है, वेरी गुड। आगे फॉलोइंग इंटर कंपनी सेल्स, पेरेंट टू और सब्सिडरी टू, ये भी आई थिंक कोई न्यू चीज। बीएल ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2000 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर 2000। हम कौन से साल में? तो क्या फाइनल डिविडेंड कंसिडर होगा? इंटरिम होगा। तो आप बेहतर जानते हैं कि इसको पीछे लेके कैसे जाना है। सही है, चलो आगे। लोन वॉज ग्रांटेड बाय वायल टू बीएल। वायल कौन है? पेरेंट। किसको लोन दिया है? जिसपे इंटरेस्ट है कितने का? द प्रिंसिपल रीपेबल इन, मतलब ये वही वाली बात है। और कह रहा है कि नो इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड बाय, अभी किया ना सर क्या सवाल कि उसने इंटरेस्ट अक्रू नहीं किया था। अच्छा, वायल वैल्यू करता है एनसीआई को उसकी, तो सर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दी भी नहीं है, 15 है ना। अच्छा, ऊपर तो आपने 18 रुपए का शेयर खरीदा है, कंट्रोल प्रीमियम पे किया होगा, पर एनसीआई की वैल्यू किससे निकलेगी? जो आप लोगों का सवाल भी था गुडविल निकालते वक्त कि सर हम ग्रॉसअप कर लें, फंस जाओगे उसमें। आप अपने हिसाब से देखो कि उसकी वैल्यू कितनी बनती है उसके शेयर्स की। क्लियर है? चलें। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट हैज बीन इंडिकेटेड दैट द गुडविल ऑफ बीएल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय, और देयर वाज नो इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग द, यानी ये पहली बार इम्पेयरमेंट होने लगी है। तो इसमें अगर ये 18 नंबर का सवाल है और आगे मैं जितने भी सवालात कराऊंगा इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे, तो क्या इसमें कोई मुसीबत है या हैंडल हो सकता है? हो सकता है। तो ये सवाल मैं ऑल टुगेदर आपको चिपका के दे रहा हूँ, इस पर मैं नहीं करा रहा, पर आप जब कल आएंगे तो सबसे पहले ये करेंगे। सही है भाई, पक्की बात है। तो पहला सवाल है तो प्लीज़ थोड़ी इज्जत रख लेना, सही करके आना, और इसमें टाइमर तुम्हारा होना चाहिए 20 मिनट का। हाँ हाँ 20 मिनट, 20 मिनट में हो जाएगा तुमसे। अबे जितनी प्रैक्टिस की है 20 मिनट में हो जाएगा। सही है, 20 मिनट। तो तुम लोग तो जो मेरे साथ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हो उसमें 3 होती हैं, इसमें एक ही है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और पेरेंट टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू पेरेंट। नहीं 2 साल है तो 2 सालों की अकाउंटिंग तो नहीं करनी है। चलें 22 मिनट कर लीजिएगा। सही है, चलें। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ पेपर में टाइम नहीं होगा, आपने टाइम सेव करना है ऐसे सवालात में कि आपने मार्क्स निकालना है। तो देखो 20 मिनट में होता है, नहीं तो वरना बताओ आके कि भाई 20 मिनट में नहीं हुआ, और प्रैक्टिस करेंगे फिर। पर 20 मिनट में मेरी असेसमेंट है कि हो जाना चाहिए अगर फोकस होके करोगे। क्लियर है? चलें, ओके, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। कंसोलिडेटेड बुक्स में ऊपर की एडजस्टमेंट्स होती हैं, टॉप अप, यानी आपने दोनों के एफएस